Hi everyone, this is Kumar Sanju sir, and once again I warmly welcome you all in today's my session. This is my 5th lecture of History of English Literature, and as you can see on your screen that today we are going to discuss about Jacobean age to Commonwealth age. In this session we are going to discuss about the important facts and events which are important for our exam point of view. Dear aspirants, जो लोग जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आई होप आपको पता है कि आगे जीआईसी की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसमें हम लोगों को मेंस देना पड़ता है। प्री के बाद मेंस होता है और मेंस में हमारे अंदर अगर राइटिंग स्किल नहीं है तो फिर हम लोग उस एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में, जीआईसी मेंस में, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो लोग जीआईसी का एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया था जिसको हमें लिखना पड़ा था। तो मैं यहाँ आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, वे ऑफ राइटिंग भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाए। अगर आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं तो अब आप ये मान के चलिए फिर आपको कहीं अलग से रिसोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैं चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको बता रहा हूँ, आप बस वैसे ही नोट करते रहिए और वही चीज़ आप एग्ज़ाम में रख देंगे विद डेटा कलेक्शन। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर वो आप डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट कर दे रहे हैं वहाँ पर तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं जैकोबियन एज। जैकोबियन एज, जो लोग इसको पढ़ चुके हैं उनको ये तो नॉर्मली पता ही होगा कि जैकोबियन एज की शुरुआत कहाँ से होती है, फिर भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैकोबियन एज हमारा शुरू होता है 1603 से लेकर के 1625 तक। ये जो टाइम पीरियड है इसे हम जैकोबियन एज कहते हैं। अब ये जो जैकोबियन एज इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये जो आप जैकोबियन देख रहे हैं बेसिकली ये टर्म लिया गया है जैकोबस से, जैकोबस। एंड जैकोबस इज नथिंग बट इट्स द लैटिन वर्जन ऑफ जेम्स फर्स्ट। ठीक है, हमको और आपको पता है कि जैकोबियन एज की शुरुआत होती है जब इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स फर्स्ट 1603 में बैठता है एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ के बाद में, और वहीं से जैकोबियन एज शुरू हो जाता है। जैकोबियन हमारा 1603 से 1625 तक रहता है। तो हमको ये पता लग गया कि भाई जैकोबियन टर्म कहाँ से लिया गया, तो जैकोबस से। जैकोबस किस भाषा का वर्जन है, लैटिन भाषा का है, और इसकी शुरुआत कब होती है, जब 1603 में जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। बाकी देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, हर बार बताता ही हूँ कि चाहे आपका जैकोबियन हो, चाहे आपका कैरोलाइन एज आए, चाहे आपका कॉमनवेल्थ एज आए, ये सब रेनेसेंस के इन्फ्लुएंस में ही सारे चल रहे हैं, उसी के पीरियड के थ्रू आते हैं। तो उसमें आपको बार बार फीचर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें मेन इंसिडेंट्स क्या हुई थी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता चलूँगा, आप उनको नोट करते रहिएगा। तो सीधे बढ़ते हैं। इसकी एक सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मेंशन करी है 1605 में गन पाउडर प्लॉट का नाम सुना होगा आपने, गन पाउडर प्लॉट। ये बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप शेक्सपियर के प्ले को पढ़ते होंगे तो आपने वहाँ पर गन पाउडर प्लॉट देखा होगा। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसा शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें हमें ये गन पाउडर प्लॉट देखने को मिलता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गन पाउडर ये प्लॉट क्या था, ये बेसिकली जेम्स फर्स्ट को मारने का प्लान था, जेम्स फर्स्ट को मारने का प्लान था। ठीक है, इसमें जेम्स फर्स्ट के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है 1605 में। फिर 1611 ईस्वी में अथोराइज्ड वर्जन आता है बाइबल का, अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कब आता है, 1611 ईस्वी में। ये जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स के द्वारा लिखा गया होता है, और किंग जेम्स का ही जो बाइबल का वर्जन उसे हम अथोराइज्ड वर्जन बोलते हैं। हालांकि इससे पहले बहुत सारे बाइबल्स के वर्जन्स आए हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है 1611 वाला ये सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्जन्स आए हैं। तो हम यहाँ डालते हैं बाइबल, हिस्ट्री ऑफ बाइबल।
देखिए, हिस्ट्री ऑफ बाइबल को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बाइबल क्या है। तो भाई जी भैया जी, बाइबल और कुछ नहीं है, वर्ड्स ऑफ गॉड हैं, ठीक है, वर्ड्स ऑफ गॉड, ठीक है। और ये बेसिकली बुक किसके लिए होती है? तो क्रिश्चियन पीपल के लिए, ये भी हमको पता है, ठीक है, क्रिश्चियन पीपल के लिए। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो आप बाइबल देख रहे हैं, बेसिकली बाइबल के दो पार्ट हैं। बाइबल के कितने पार्ट हैं? देयर आर 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं देखते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ बाइबल। एक पार्ट को बोला गया है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरे वाले भाग को बोला गया है न्यू टेस्टामेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्क जो हैं वो कुछ तो ओल्ड टेस्टामेंट से लिए गए हैं, कुछ न्यू टेस्टामेंट से लिए गए हैं। ये बाइबल आपका 2 भागों में बटा है। ओल्ड टेस्टामेंट में टोटल जो है 37 बुक्स हैं, 37 बुक्स हैं, और न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं, ठीक है। अब जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको ध्यान देना है, ये हिब्रू भाषा में लिखा गया था, हिब्रू भाषा में, ठीक है, हिब्रू भाषा में। न्यू टेस्टामेंट आपका जो है वो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर ये प्रश्न कभी पूछ लिया जाए मान लीजिए किसी भी एग्जाम में कि जो न्यू टेस्टामेंट है उसे किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो हमारा हो जाएगा आंसर ग्रीक। अगर हमसे पूछा जा रहा है ओल्ड टेस्टामेंट को ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया था, तो आंसर हो जाएगा हिब्रू। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको अलग अलग ट्रांसलेशन मिलेंगे। ये 5th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, 5th सेंचुरी की। तो 5th सेंचुरी में एस.टी. जेरोम नाम का बंदा था, एस.टी. जेरोम, ठीक है जी। इसने पहली बार इसको ट्रांसलेट किया था, एस.टी. जेरोम ने, लैटिन वल्गेट में, लैटिन वल्गेट में, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग ट्रांसलेशंस आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या हो रहा है भाई? चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ट्रांसलेशन किन किन लोगों ने किए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, क्योंकि बात हम लोग कर रहे हैं अथोराइज्ड वर्जन की, कि बाइबल जो है 1611 में अथोराइज्ड वर्जन आया। इससे पहले किन किन लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया है, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ डायग्रामेटिकली, आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है। और भैया जी अगर लग रहा है कि गुरुजी मस्त पढ़ा रहे हैं, एकदम झमाझम पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, है ना। चलो, तो हमको सबको पता है कि जॉन वाइक्लिफ का नाम आता है ट्रांसलेशन में। जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेशन किया था 1382 ईस्वी में। किसके किसके वर्क को? तो जो एस.टी. जेरोम ने लिखा था, एस.टी. जेरोम ने लैटिन वर्जन, लैटिन वर्जन कह सकते हैं, वल्गेट कह सकते हैं, उसको इन्होंने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आपका अगला आता है क्रेनमर्स ग्रेट बाइबल, ठीक है। ये 1540 में आता है। इससे पहले हम एक नाम और जानते होंगे जिनका नाम है विलियम टेंडल, विलियम टेंडल, ठीक है। विलियम टेंडल करते हैं 1535 ईस्वी में। विलियम टेंडल ने ट्रांसलेट किया था हिब्रू एंड ग्रीक भाषा का जो था उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और ये जॉन वाइक्लिफ ने जो लैटिन वर्जन था उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। विलियम टेंडल का माना जाता है हिब्रू लैंग्वेज वाला, ठीक है, हिब्रू और ग्रीक दोनों वाला। ये हमको याद रखना है। जब प्रश्न आ जाए कि हिब्रू एंड ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ बाइबल ट्रांसलेट किसने किया, तो विलियम टेंडल हो जाएगा, ठीक है। और बाद में जॉन वाइक्लिफ ने लैटिन में, जो कि एस.टी. जेरोम का लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट किया। तो कभी अगर प्रश्न ये बना दिया जाए जॉन वाइक्लिफ ने किसके ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट किया था, तो एस.टी. जेरोम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और मेंशन करते हैं बिशप बाइबल। ये आता है आपका 1568 में, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो है ये जेनेवा बाइबल, GENEVA जेनेवा बाइबल,
ये आपका आता है 1590 में। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन विच वर डन बाई द डिफरेंट पीपल्स एंड कम्युनिटीज़। तो आपको ये ट्रांसलेशन बाइबल के याद रखने हैं। लेकिन अथोराइज्ड वर्जन किंग जेम्स का माना जाता, क्यों? क्योंकि उसमें 37 स्कॉलर्स ने अलग अलग चीज़ों को देख करके मिक्स करके उसका ट्रांसलेशन किया था, इसीलिए उसमें सबका मिक्सअप था। हालांकि अलग अलग आप देख रहे हैं अलग अलग डेट में ट्रांसलेशन हुआ है बाइबल्स का, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई हैं या कोई फैक्ट है जो जैकोबियन एज से रिलेटेड है, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस टाइम पर क्या ही खास था, जैकोबियन टाइम पर क्या खास था? कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ठीक है। इसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि भाई रिवेंज ट्रेजेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। रिवेंज ट्रेजेडी इससे पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ। रिवेंज ट्रेजेडी में जैकोबियन एज के 2 राइटर आपको याद रखने हैं। नंबर 1 है जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर जिनका वर्क है द डचेज ऑफ माल्फी, डचेज ऑफ माल्फी, ठीक है। दूसरा इनका लिख लो चाहें वाइट डेवल, हालांकि अब पढ़ लेना अपने बाद में, वाइट डेवल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और राइटर आता है जिनका नाम है कायरल टर्नर, कार्ले टर्नर। इनका एक वर्क है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, रिवेंजर्स ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये वो टाइम था जब रिवेंज ट्रेजेडी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई थी, फेमस हो गई थी। तो ये हमें 2 नाम याद रखने हैं, ये ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी फर्स्ट जो है शेक्सपियर महोदय की ट्रेजेडी का जो है परफॉर्मेंस इसी टाइम पर हुआ था 1603 में, ठीक है। हालांकि जब हम लोग शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ कवर करेंगे कि कब शेक्सपियर की पहले जो है ट्रेजेडी का परफॉर्मेंस हुआ था, कब कब उनके वर्क आए, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जैकोबियन में इतना ही था, इसके ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अब सीधे हम लोग पहुँचते हैं कैरोलाइन एरा पर, ठीक है। कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है। कैरोलाइन एज की शुरुआत होती है 1603 से लेकर के 1625 से लेकर के 1625 से लेकर के 1649, 1625 से लेकर के 1649, ठीक है। अब ये कैरोलाइन एज क्या है? बेसिकली इस टाइम पर चार्ल्स फर्स्ट जो होता है इंग्लैंड की गद्दी पर आ जाता है, ठीक है। तो कैरोलाइन एज आपका वहीं पर स्टार्ट हो जाता है जब चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, असेंडेड हो जाता है थ्रोन पर इंग्लैंड की। अब ये जो क्या है भाई, जो चार्ल्स है ये कैरोलस, कैरोलस जो है लैटिन वर्जन, चार्ल्स देख रहे हैं कैरोलस वर्ड से लिया गया लैटिन वर्जन, इसका मतलब होता है चार्ल्स, ठीक, याद रखेंगे। अब ये बैठ गया। इसी टाइम पीरियड के अंदर 1620 से 1660 तक आपका एक और एज आता है जिसका नाम है प्यूरिटन एज, ठीक है। ये प्यूरिटन एज माना जाता है 1620 से 1660। प्यूरिटन एज में, प्यूरिटन एज क्या था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए एलिजाबेथ फर्स्ट बैठी हुई थी, जब तक तो इन्होंने रिलीजियस जो भी इश्यूज़ थे उसको सेटल कर लिया था, लेकिन एलिजाबेथ फर्स्ट के जाने के बाद में फिर से रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो प्यूरिटन थे, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था आपका, ठीक है, उसके अगेंस्ट में थे ये लोग, ठीक है, उसका ये अपोज कर रहे थे। तो इन्होंने जो है अपना खुद का एक प्यूरिटन नाम का रिलीजन जो है शुरू कर दिया। तो प्यूरिटन एज कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, तो इन्होंने नया एज शुरू कर दिया। प्यूरिटन एज के 2 राइटर आपको याद रखने हैं, बस उसको देख रहा हूँ। एक आपके आते हैं थॉमस हॉब्स, जिनका वर्क है द लेवाइथन। थॉमस हॉब्स का एक पॉलिटिकल वर्क है लेवाइथन, ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए लेवाइथन। और बाकी दूसरे सबसे बड़े आपके राइटर कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए, जॉन मिल्टन महोदय जी, ठीक। अब इसीलिए एक बार आपने देखा होगा टीजीटी में क्वेश्चन बना दिएगा कि भाई जॉन मिल्टन महोदय जी जो किन के शासन काल में रहे हैं,
तो जब हम लोग मिल्टन को पढ़ेंगे तो वहाँ भी कवर करेंगे। थोड़ा सा इसी में के अंदर था ये प्यूरिटन, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हम लोग हैं अपने कैरोलाइन एज की तरफ। अब जब ये चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। अच्छा, उधर प्यूरिटन भी जोर लगा रहे होते हैं, तो इस टाइम पर क्या होता है कि थिएटर तो चल ही रहे होते हैं, प्यूरिटन्स को अच्छा नहीं लगता है, तो प्यूरिटन्स जो होते हैं वो 1642 में थिएटर्स क्या कर देते हैं, थिएटर्स तो क्या कर देते हैं, क्लोज करवा देते हैं। ठीक है, तो एक इंसिडेंट ये भी याद रखेंगे कि भाई थिएटर कब क्लोज हो गए थे, 1642 ईस्वी में। ठीक है, और इसी में आपके कैवलियर पोइट्स भी आते हैं और राउंड हेड्स आते हैं। अब इन दो टर्म के बारे में समझ लो, कैवलियर्स किसे कहते हैं और राउंड हेड किसे कहते हैं। और देखिए ये जो टाइम था, इस टाइम पर आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कैवलियर्स, कैवलियर पोइट्स। देखिए कैवलियर का मतलब है वो पोइट्स जो कोर्ट को सपोर्ट करते थे, किंग को सपोर्ट करते थे, या कह सकते हैं चार्ल्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें कैवलियर पोइट्स बोला गया। इसमें आपके हैं, यहाँ पर हैं रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, ठीक है, जॉन सकलिंग, थॉमस कैरियो, ये कुछ जो थे जिन्हें हम कैवलियर पोएट्स जानते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर आते हैं, टेंडेंसी आती हैं, लेकिन ये चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे। अब दूसरा एक टर्म है राउंड हेड्स। राउंड हेड्स, राउंड हेड्स कौन थे? राउंड हेड्स वर दोज हु सपोर्ट्स पार्लियामेंट, हु सपोर्ट हु सपोर्ट्स पार्लियामेंट। ठीक है, ये राउंड हेड्स पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमको और आपको पता है अंततः क्या होता है, पार्लियामेंट्स वाले जीत जाते हैं, और 1949 ईस्वी में क्या होता है, चार्ल्स फर्स्ट जो आपका होता है, चार्ल्स फर्स्ट, इसको बिहेडेड कर दिया जाता है और वहाँ से शासन समाप्त हो जाता है। फिर एक प्यूरिटन लीडर आता है जिसका नाम आप जानेंगे ओलिवर क्रॉमवेल। फिर इनके बाद में ओलिवर क्रॉमवेल जो होता है वो गद्दी पर बैठता है। इसी के मध्य 17वीं सेंचुरी में ही आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री जो है सर्वाइव करती है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्री आपकी सर्वाइव करती है सबसे ज़्यादा। अब ये अगर प्रश्न बना दिया जाए कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है किस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17वीं सेंचुरी। क्या आंसर हो जाएगा? 17वीं सेंचुरी। और मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर का अगर देखा जाए तो हमको पता ही कौन है, वो हमारे हैं जॉन डन। जॉन डन को ही मेटाफिजिकल पोइट्री का फादर कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कैवलियर पोइट्स थे उनको सन ऑफ बेन भी बोला जाता है। सन ऑफ बेन, ये इंपॉर्टेंट है। सन ऑफ बेन, सन ऑफ बेन का मतलब बेन जॉनसन। ये लोग जो थे बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। ठीक है, उनके स्टाइल को, एक्सप्रेशन को, उनके पैटर्न को, तो इसीलिए जितने भी कैवलियर पोइट्स हैं इन्हें सन ऑफ बेन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हम याद रखेंगे। अच्छा, तो 17वीं सेंचुरी में मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा मेटाफिजिकल पोइट्री आ गई, जॉन डन उसके फादर हो गए। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स ये टर्म कहाँ से आता है? ठीक है, तो हम सबसे पहले आप जान लीजिए जॉन ड्रेडन का नाम आपने सुना होगा। अभी हम लोग आगे जब रेस्टोरेशन एज पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ के बाद में, उसमें हमारे जॉन ड्रेडन साहब आएंगे। ही इज़ द फादर ऑफ, कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो जॉन ड्रेडन महोदय ने सबसे पहले मेटाफिजिक्स जो है टर्म दिया था, और बाद में सैमुअल जॉनसन
सैमुअल जॉनसन महोदय ने अब्राहम काउले की बायोग्राफी, अब्राहम काउले की बायोग्राफी जो कि इनके वर्क में दी गई थी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पोएट्स, मोस्ट एमिनेंट पोएट्स, ठीक है। इस वाले वर्क में इन्होंने अब्राहम काउले के जो बायोग्राफी थी उसमें इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, जिस टर्म का नाम क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, मेटा फिजिकल पोएट्स। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, जब ये प्रश्न बनाया जाए कि भैया जी हु गेव और क्वाइन द टर्म मेटाफिजिक्स, तो आंसर हो जाएगा जॉन ड्रेडन। जब हम ये प्रश्न पूछा जाए हमसे कि बताइए हु क्वाइन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। अब अगर ये प्रश्न बना दिया है ऑन हुज बायोग्राफी सैमुअल जॉनसन क्वाइन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा बायोग्राफी ऑफ अब्राहम काउले। या वर्क अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम वर्क बताएंगे लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट्स, ठीक है। ये है आपका मेटाफिजिकल पोएट्री। अच्छा, जो मेटाफिजिकल पोएट्स है ये एक वर्क भी लिखा है किसी बंदे ने, उस बंदे का नाम बता दो मुझे, तो मैं जान जाऊंगा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, धुआंधार तरीके से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, जीन टपाक डम डम, मतलब पढ़ना है, मस्त आराम से नौकरी लेनी है कि नहीं है, मस्त पढ़ते रहो। तो इसी पर एक छोटी सी शायरी है जो पेश करना चाहूँगा कि रात का दरिया है किनारा भी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी आएगा, लेकिन वक्त आपका तो जब आएगा ना जब आप दिन रात मेहनत करेंगे। देखिए हमारे पास मान के चलिए 4-5 महीने का टाइम है, जो हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, और आई थिंक हो सकता है एलटीओ प्लस जीआईसी का भी कुछ मैटर रिजॉल्व हो जाए, उसकी वैकेंसी आ जाए। तो आप लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर रिसोर्स कंटेंट के साथ में लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी मदद चाहिए तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा। और आपको पता है मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज़ है ये लेकर के आया हूँ, चला रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग भी। तो मैं यहाँ बात कर रहा था मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बेसिकली क्या है, मेटा फिजिक्स क्या है, मेटा का मतलब होता है भैया जी बियॉन्ड, ठीक है। फिजिक्स का मतलब मान लो वर्ल्ड, मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है बियॉन्ड द वर्ल्ड, इस संसार से कहीं ज़्यादा परे मेटाफिजिकल पोइट्री आपकी बात करती है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री की ट्रेड्स क्या होती हैं, तो चलिए इसके बारे में ट्रेड्स देख लेते हैं, फटाफट ट्रेड्स देख लेते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री की ट्रेड्स, देखिए नंबर 1 इसमें क्या होता है, कंसीट, ठीक है। नंबर 2 इसमें सबसे ज़्यादा आपको पैराडॉक्स मिलेगा, ये प्रश्न बन जाता है, अभी बताऊंगा बना करके, ठीक है। नंबर क्या भी है, फार-फेच्ड इमेजिनेशन, फार-फेच्ड इमेजिनेशन। चौथा आपका क्या हो गया, प्लेटोनिक लव, ठीक है। प्लेटोनिक लव का मतलब स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न ये बना लेगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री में किस जो है फिगर ऑफ स्पीच का सबसे ज़्यादा यूज होता था, तो आंसर हो जाएगा पैराडॉक्स। दूसरा इसमें कभी कभी हम देख लेंगे आपको आयरनी भी मिल जाएगा कहीं कहीं पर, ठीक है, और थोड़ा बहुत तो सटायर मिल जाता है। कंसीड का मतलब क्या होता है भाई जी, शो ऑफ लर्निंग, पेडांटिक, लेकिन इनकी लैंग्वेज जो होती है वो पेडांटिक होती है, ठीक है। मतलब ऐसी इसमें जो है मतलब शो ऑफ लर्निंग करने की कोशिश करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्स कि एक आम आदमी जो उसको समझ नहीं पाएगा। जॉन डन ने एक बार कहा भी था कि भाई जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है वो बेसिकली कॉमन लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जो फार-फेच्ड इमेजिनेशन लगी होती हैं, बहुत कहीं दूर दूर से ला करके।
अब जब आप उस इमेज के बारे में जान पाएंगे, समझेंगे, तभी आप मतलब जान पाएंगे कि आखिर पोएट कहना क्या चाहता है। जैसे आपने जॉन डन का एक वर्क देखा होगा, अ वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, उसमें वो कंपास का एग्जाम्पल देता है। उसका पति वो जा रहा होता है ना फ्रांस, उसकी पत्नी घर में होती है, तो वो रो रही होती है। तो अब वो रो रही होती है तो जॉन डन महोदय जी कहते हैं कि जब तक तुम रोती रहोगी तो मैं कैसे अपनी यात्रा पूरी कर पाऊँगा, तुम्हें तो कंपास के जैसा होना चाहिए। कंपास के 2 पैर होते हैं, एक नीचे रखा रहता है, दूसरा वाला सर्कल करके आ जाता है। अगर ये वाला पैर हिलेगा तो सर्कल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया। अब आपको कंपास के बारे में पूरा पता हो तब, तो इसीलिए है। अब इसमें स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं, फिजिकल लव की कोई बात नहीं होती है कि ठीक है, प्लेटोनिक लव इज नोन एज अ स्पिरिचुअल लव। हरने भी इसमें होती है, स्यूडोमार्टर आप देखेंगे, इसमें जो है रिलीजियस पोएम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था आपके कुछ मेटाफिजिकल पोएट्स और पोइट्री के बारे में। इसमें आप पोएट्स के बारे में जान लीजिए। सबसे ज़्यादा जो है आपके जॉन डन फेमस हैं, जॉन डन महोदय जी। दूसरे आप देख लीजिए भाई, एंड्रू मार्वल। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे अगर आप लोग एम.एच. अब्राहम को पढ़े हैं तो आपने वहाँ पर एक टर्म देखा होगा, कार्पे डाइम। तो कार्पे डाइम जो टर्म है वो कहाँ से आता है? वो एंड्रू मार्वल का वर्क है टू को हिज मिस्ट्रेस, वहीं से आता है ये कार्पे डाइम। खाओ पियो और मैच करो, टू को हिज मिस्ट्रेस इसका एक वर्क है उसमें। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो एंड्रू मार्वल और जॉन डन ये काफ़ी ज़्यादा हैं, फेमस हैं। बाकी चाहें तो आप जॉर्ज हर्बर्ट लिख लो, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, हेनरी वॉगम हो गए, वॉगम ये भी हो गए। इनका एक वर्क है द रिट्रीट, द रिट्रीट। तो आप मुझे बताओ विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसा कौन सा वर्क है जो वर्क हेनरी वॉगम के वर्क द रिट्रीट से इंस्पायर्ड है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। और नहीं पता है तो मैं तो बता ही दूंगा। मैंने जब इतना लिख दिया तो आपको पता ही होना चाहिए था। तो अभी हम लोगों ने जैकोबियन एज को देखा है, कैरोलाइन एज को देखा था, उसमें थोड़ा सा प्यूटन के बारे में पढ़ लिया, प्यूटन लेटर के बारे में पढ़ लिया। अब सीधे हम लोग पहुँचेंगे कॉमनवेल्थ की तरफ, उसके बाद हमारा आज का सेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आने वाला सेशन है वो हमारे लिए ज़बरदस्त होगा, कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है भैया जी, ये 1649 से कहीं कहीं पर आपको 1658 मिल जाएगा और कहीं पर आपको 60 मिलेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। तो कॉमनवेल्थ में क्या होता है कि जब चार्ल्स फर्स्ट बिहेडेड हो जाता है उसके बाद में वहाँ पर कोई राजा नहीं बचता है, ठीक है। जो जितना भी शासन होता है वो कॉमन लोगों के हाथ में आ जाता है, मतलब कोई पर्टिकुलर वहाँ पर लीडर नहीं होता है। तो वहाँ पर एक लीडर आता है जिसका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है। ये एक बेसिकली प्यूरिटन लीडर होता है, प्यूरिटन लीडर होता है और यही फिर इंग्लैंड को लीड करता है। कॉमनवेल्थ मतलब ये सबका, ये मान लो प्रॉपर्टी एक तरीके से सबके लिए। और ये राज करता है 1658 तक। कब तक रहता है? 1658 तक। इसके बाद में डेथ हो जाती है। फिर इसका लड़का आता है जिसका नाम करके रिचार्ड करके कुछ होता है, ठीक है। वो 2 साल तक गद्दी पर बैठता है और फिर 1660 ईस्वी तक वो शासन करता है। और 1660 में आपका एक नया एरा शुरू होता है जिसका नाम है रेस्टोरेशन एरा। रेस्टोरेशन एरा मतलब क्या रिस्टोर होता है? चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड की गद्दी पर आकर के बैठेगा, ठीक है। और फिर जब वो गद्दी पर आकर के बैठेगा वो अपने नियम कानून सब नए नए चीज़ों को लागू करेगा, जिसका इम्पैक्ट आपको लिटरेचर के ऊपर भी देखने को मिलेगा, सोसाइटी के ऊपर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पॉलिटिकल भी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज जो है बस इतना ही हम लोग करेंगे। और उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यो क्लासिकल एज। अगला जो है न्यो क्लासिकल एज, जो आपका 1660 से शुरू होकर के 1789 तक जाएगा। इसमें आपके कौन कौन से आने वाले हैं चलो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ ताकि फिर मैं आपको सीधे शुरू करूँगा। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो न्यो क्लासिकल एज है। न्यो क्लासिकल एज की शुरुआत होती है 1660 से
1789। ठीक है, कहीं कहीं 85 मिल जाएगा, इसलिए चूँ 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 नहीं करना है, पहले बता दे रहा हूँ, बाद में तुम लिविर लिविर करो, बोलो सर क्या बता रहे थे। तो न्यू क्लासिकल एज में आपके अलग अलग एजेस आएंगे। इसमें मैं बता दे रहा हूँ 1660 से 1700 या 1700 मान लो 4, ये आपको एज मिलेगा रेस्टोरेशन एरा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेस्टोरेशन एरा, रेस्टोरेशन पीरियड। फिर भैया जी आपका आ जाएगा एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप मतलब अलेक्जेंडर पोप, पितामह ऑफ अंग्रेजी, दूसरे सबसे बड़े वाले। ठीक है, इसे अंडरटेकर भी बोला जाता था। हाँ, तो ये शुरू होगा 1704 से लेकर के 1744 या 545 तक। फिर आएगा एज ऑफ जॉनसन, ये 1745 से शुरू होगा 1789 तक, यहाँ तक इतने भागों में आपको बटा है। और एज ऑफ जॉनसन जो है इसे एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी बोलते हैं, एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है, अब इस न्यू क्लासिकल एज में आपके 3 एज आने वाले हैं और ये सबसे बेहतरीन एज हैं। इसमें आपको बड़े ही इन्फॉर्मेशन जो है मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिलेंगी, लिटरेचर में इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, लिटरेरी टर्म्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जैकोबियन एज और ये कैरोलिन एज, ये कुछ इतना ज़्यादा लिटरेचर में इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको नॉर्मली डिस्कस कर दी, इसीलिए हमारा आज का सेशन संक्षिप्त है और छोटा है, लेकिन अगला सेशन हमारा धुआंधार तरीके से होने वाला है। तो बने रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।